जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोभंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 की सीरीज में मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है हमारा डे 1 और आज डे 1 के अंदर हम जो पहला कंसेप्ट सीखेंगे वो कंसेप्ट हमारा रिलेटेड होगा फिजिक्स के सब्जेक्ट से। फिजिक्स के सब्जेक्ट में आज जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे एनडीए और सीडीएस के बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए या सीडीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ऑनलाइन या ऑफलाइन दिल्ली के अंदर आप क्लासरूम ढूंढ रहे हो कि आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप के अंदर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, प्रॉपर टेस्ट देना है और आपको अपनी प्रिपरेशन 100% करनी है, तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल हो सकते हो। आपको हम मिनिमम फीस के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम एफर्ट करते हैं और रिटर्न बैच के साथ आपको एसएसबी का बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपकी एसएसबी की पूरी प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो अभी हमने बोला कि हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो उससे पहले हमें मोशन को समझना होगा कि मोशन एक्चुअली में क्या है। लेकिन मोशन हमारा रिलेटिवली हमेशा काम करता है रेस्ट के साथ। कैसे कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ रेस्ट में हो सकती है या कोई चीज़ मोशन के अंदर हो सकती है। रेस्ट में कैसे हो सकती है? रेस्ट में जैसे कि हमारा घर आज वो जहाँ पे है कल भी वो वहीं पे होगा, अगले 3 दिन बाद 10 दिन बाद भी वो वहीं होगा। वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें मोशन की, तो मोशन कहलाता है जब कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, तो उसे कहते हैं कि वो चीज़ मोशन के अंदर है। और इसको अच्छे से समझते हैं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम रनिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, तो हम मोशन में होते हैं क्योंकि अभी हम एक पोजीशन पे हैं और थोड़ी देर बाद हम किसी दूसरी पोजीशन पे हैं। ऐसे ही जो पक्षी उड़ते हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि वो एक मोशन का पार्ट है। मोशन और रेस्ट हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फ़र्क के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली फ़र्क होता क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इट इज़ ए पाथ कि आप पॉइंट ए से चलना शुरू करते हो और आप पॉइंट बी तक जाते हो। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो थ्रू द डॉटेड लाइन, ये वो रास्ता है जिस लाइन के ऊपर, जिस रास्ते के ऊपर आप चल के गए हैं वो डॉटेड लाइन के हेल्प से यहाँ पे शो किया गया है। अब डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल में आप कितना चले हो। आप जो डॉटेड लाइन पे टोटल आपने पाथ कवर किया है वो कहलाएगा कि डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका इनिशियल पॉइंट जो कि था ए और आपका फाइनल पॉइंट जो कि है बी। दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें फ़र्क समझ में आ गया है। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास वो है स्पीड का, कि स्पीड क्या होती है। अब हम स्पीड को मेज़र कैसे करते हैं? स्पीड को ऐसे मेज़र करते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऊपर हम डिस्टेंस ले लेते हैं और नीचे हम ले लेते हैं टाइम। तो आपकी स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो बन जाता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब स्पीड की हमने यहाँ पे बात कर ली, तो वैसे ही कंसेप्ट हमारा वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी में जस्ट यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट को रखना होता है और सेम कंसेप्ट से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। अब आपकी स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब इस डायग्राम में जो आपको कलर्ड पोर्शन है वो पोर्शन वो है कि हमें उस चीज़ का पता लगाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, जैसे हमें v यानी कि हमारी स्पीड या वेलोसिटी का हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा d/t। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस कितनी होगी किसी चीज़ की, या उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सेम ट्रायंगल देखेंगे तो बचे हुए दोनों में आप चेक करेंगे कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन में है ट्रायंगल के अंदर या डिवीजन में है। तो d का फॉर्मूला आपका हो जाएगा v/t, और ऐसे ही आपका t का जो यानी टाइम टेकन का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक था डिस्कशन का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे सेब को देख के घबराइएगा नहीं, ग्रेविटेशन के बारे में आज बात नहीं करेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में बात हम किसी और दिन किसी और कंसेप्ट के फॉर्म में कर रहे होंगे। आज हमने समझने हैं न्यूटन जी के
3 लॉज। तो इन्होंने 3 लॉज दिए थे, तो हम बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कोई भी चीज़ जिस फॉर्म में है, अगर वो जिस स्टेट के अंदर है उसी स्टेट के अंदर रहना पसंद करती है। जैसे कोई भी चीज़ अगर वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। तो इसी चीज़ को आपका कहा जाता है इनर्शिया। और कोई भी बॉडी इनर्शिया की फॉर्म में ही रहना चाहती है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इनर्शिया आपका 3 तरह का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमें तीनों चीज़ें समझनी है। अब ये हमारा यूज़ कहाँ होता है? अब अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक पर्सन स्केटिंग करते हुए जा रहा था, एकदम से वो रुक गया। क्यों? क्योंकि उसका जो स्केटबोर्ड था वो किसी चीज़ से टकरा गया, तो उसका स्केटबोर्ड के अंदर जो मोशन था वो तो रुक गया। जैसे अभी हमने समझा कि कोई चीज़ अगर स्टेट ऑफ मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। तो स्टार्टिंग के अंदर बॉडी और स्केटबोर्ड दोनों मोशन में थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो कोलिजन होता है तो आपका जो स्केटबोर्ड है वो आपका रेस्ट में आ जाता है और बॉडी वो फिर भी मोशन में रहती है, जिस वजह से वो गिर गया। इसी तरीके से आप जैसे बस के अंदर ट्रैवल करते हो या मेट्रो में ट्रैवल करते हो, अब एकदम से ट्रैवल करते हो तो जब भी आपको ब्रेक लगती है बस की तो आप आगे की तरफ देखते हो, और जब भी अगर रुकी हुई बस है वो एकदम से चलना शुरू कर देती है तो आप एकदम से पीछे की तरफ करते हो। तो वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन with the same speed and the same direction unless acted upon by an unbalanced force. I hope आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, लेकिन उससे पहले फिर हमें एक कंसेप्ट समझना है जो कि है मोमेंटम का, कि मोमेंटम होता क्या है। सर अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम सेकंड लॉ कैसे समझेंगे? तो मोमेंटम इज नथिंग बट जस्ट द मास इन मोशन। जब भी कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास है वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो मोशन में आ जाएगी तो उसको कहेंगे हम वो मोमेंटम में है। मास एंड वेलोसिटी इज़ योर मोमेंटम। मोमेंटम समझ में आ गया तो अब बात कर सकते हैं हम हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है बहुत सिंपल सी भाषा में कि आपको जो फोर्स है वो इक्वल होता है मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के, which deals with the relationship of force, mass and acceleration of an object. F is equal to ma। कि अगर मम्मी थप्पड़ लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो वही याद आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये याद तो हो गया है हमें। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहला, अगर हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन को ही देखें तो इसका मतलब है कि अगर हम सेम फोर्स अलग अलग मास की बॉडी पे फोर्स लगाना है हमने, और हम चाहते हैं फोर्स लगाने के बाद उसमें सेम एक्सीलरेशन आए, तो हमें अलग अलग वैल्यू का फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अब इस GIF के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल को अगर उन्होंने हिट किया तो बॉल का मास कम था, तो उन्हें एक्स एक्सीलरेशन देने के लिए बॉल को बहुत धीरे से हिट करना होगा। बट अगर वहीं उन्हें किसी पत्थर को या दीवार को हिट करना होगा कि वो मोशन में आ जाए तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। और इसका कोई अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर है ना मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ पे हथौड़े से कील को मारा जा रहा है ना, तो हथौड़े का कोई मास है, किसी एक्सीलरेशन के साथ उसको हिट किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक तरीका है कि या तो मैं मास बढ़ा दूँ हथौड़े का और सेम एक्सीलरेशन से मारूं तो ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, या फिर मैं सेम हथौड़े से मारूं और एक्सीलरेशन बढ़ा दूं तब भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। सो दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज F इज इक्वल टू ma। इट स्टेट्स द आपका डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो हमें यहाँ से पता लगती है। और अब बात कर लेते हैं हम हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये सभी को पता है। इट स्टेट्स that for any reaction there is an equal and opposite reaction। अब इसमें आपको बात ये समझनी है कि जो आपका अपोजिट रिएक्शन है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है,
वो सेम बॉडी पे लगता है या अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो वो आपको याद करना है कि दोनों चीज़ें अलग अलग बॉडी पे लगती हैं। जैसे स्विमिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी आपको आगे धकेलता है। तो आपने एक्शन किया पानी के ऊपर और पानी ने रिएक्शन दिया आपके ऊपर। सेम चीज़ हम देखते हैं जब कहीं पे भी गन फायर होती है, कहीं पे भी रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में बात होती है। तो जब भी आपका कोई भी फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। यही आपका स्टेट करता है क्या, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी हमें समझ में आ गया। अब ये सब समझ में आ गया, अब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके देख लेना। और लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे आज रात को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आप बिल्कुल नहीं भूलना। और होमवर्क है आपका कि जितने भी क्वेश्चन आपके वहाँ पे अपलोड होंगे आप वो करके आएंगे और मुझे बताएंगे। अब पढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमने बोला था कि हम आपको सिर्फ जीएस नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। और डेली हम दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो हम दोनों के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इंग्लिश का जो आज हमारा D1 पे जो पहला कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं रिलेटेड टू द कंजंक्शन बोथ। अब बोथ के साथ क्या होता है, एरर हमें दिया जाता है बहुत बार। अब वो क्या एरर होता है, कैसे होता है, अभी हम बात कर लेते हैं। एज ए कंजंक्शन बोथ शुड ओनली बी यूज्ड विद एंड, कि कंजंक्शन के तौर पे बोथ का यूज सिर्फ और सिर्फ एंड के साथ किया जाना चाहिए। दिस इज योर रूल, दिस इज योर फर्स्ट रूल। अब क्या होता है, पेपर के अंदर बोथ को एंड के अलावा किसी और चीज के साथ दे दिया जाता है, जैसे एज वेल एज के साथ दे दिया, अलोंग विद के साथ दे दिया। अब वो दे देंगे तो वो गलत है, वो एरर है, उस पार्ट में आपको मिस्टेक मिल गई है। आपको वो एरर वहीं पे पहचानना है और आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और फिर से आएगा, क्योंकि ये रूल सेम रूल बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, इन वर्ड्स को कहा जाता है कि ये दोनों वर्ड्स आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी कि एक वर्ड के साथ दूसरा ही आएगा। जिसके और एग्जाम्पल होंगे कि आइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। ऐसे ही आपका बोथ के साथ एंड आता है, ना कि एज वेल एज या अलोंग विद। और समझ सकते हैं बोथ मेजरमेंट ए एंड बोथ मेजरमेंट ए एंड मेजरमेंट बी एड ए वैल्यू ऑफ 1। अब मैं यहाँ पे एंड की जगह एज वेल एज कर देता तो पढ़ने में तो ठीक लगता, बोथ मेजरमेंट ए एज वेल एज मेजरमेंट बी, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन वो ग्रामेटिकली हमारा गलत हो जाता। तो इस प्रकार से आपके पेपर में चीज़ें आएंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगी, आपको डेली होमवर्क करना है, आपको टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको कोई भी डाउट आया आज की क्लास में या आपको आज की क्लास कैसी लगी है, आप ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.